So from here, I'm going to tell you about the function of kidney and the function of nephron to form the urine. There are the three steps of the urine formation. Number one is the filtration. Filtration done at the glomerulus level. Glomerulus is a capillary network, and here I'm going to highlight the portion that is here. ग्लोमेरुलस से हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो जो है वो जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब वो फिल्ट्रेशन क्या है? ऑब्वियसली आर्ट्रियोल्स हैं, तो आर्टरीज के जरिए से हमारा ब्लड आएगा। ब्लड में सिर्फ हमारे पास सिर्फ बहुत से कंपोनेंट होते हैं जिसमें प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड प्रोटीन, ब्लड सेल्स, बहुत कुछ होता है। लेकिन अब हमारे पास ये बात है कि यहाँ पे ये फ्लड ग्लोमेरुलस जो है वो एज अ पोरस होती है, वो फिल्टर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। एक जाली जिस तरह फिल्टर करती है वैसे ही ये ग्लोमेरुलस जो है ना वो हमारे ब्लड को फिल्टर करके प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में भेजता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड सारा फिल्टर होके चला जाता है, लेकिन हमारे पास जो ब्लड की प्रोटीन्स है जैसे लार्ज प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन और हमारे पास हीमोग्लोबिन, ये प्रोटीन्स हमारे पास नहीं जाती ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारी यूरिन फॉर्मेशन में हमारे पास ब्लड नहीं होता, वो बिल्कुल क्लियर होता है। जब भी यूरिन के अंदर ब्लड आएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि आपका नेफ्रॉन डैमेज हुआ है और नेफ्रॉन का पार्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर पॉइंट है वो डैमेज हुआ है, ग्लोमेरुलस के कोई वोमेन्स कैप्सूल में डैमेज आया। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन में हमारे पास क्या है कि हाई फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है जो ब्लड को फिल्टर कराता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से एक प्रेशर के थ्रू, जिसकी वजह से हमारे जो इस फिल्ट्रेट को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन को अगर हम पढ़ें तो उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे कि होता है हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, हमारे पास ग्लूकोज है, बॉडी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस में डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं। ये हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आते हैं। अब अगला स्टेप क्या है? रीअब्सॉर्प्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में हमारे पास यूजफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। हमारे बहुत से यूजफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं और अब हमने उनको बॉडी के अंदर दोबारा भेजना है। तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या होता है कि हमारे बहुत से यूजफुल सब्सटेंसेस या मतलब ऑलमोस्ट ऑल यूजफुल सब्सटेंसेस यहाँ से रीअब्सॉर्ब होके दोबारा बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और जब फिल्ट्रेट हमारे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल को लीव करके एंटर होता है लूप ऑफ हेनले यानी कि डिसेंडिंग लिम्फ में एंटर होता है, तो उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का फंक्शन या बाकी सारे पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है कि उसने बॉडी का जो यूरिन का वॉल्यूम है उसे कम से कम रखना है अगर बॉडी रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ उसमें है, यानी कि यहाँ से आपका वॉल्यूम एडजस्ट होता है, आपके यूरिन की पीएच एडजस्ट होती है, ठीक है, उसके फर्दर जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब या रिलीज होते हैं। अब इसके अगला स्टेप में हमारे पास सिक्रीशन है। अब क्या होता है कि जब जब जो है यूरिन जो है वो एंटर हो जाता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, तो हमारी जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है वो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करती है और ये बड़ी सिक्रीशन सिलेक्टिव होती है। हाइड्रोजन आयंस जो है यानी कि जब हमारा जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पे आया है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो है ना वो हमारे जो है ना वो सक्रीट हुए हैं, ठीक है, सक्रीट हुए हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। हमारी जो पीएच है ना उसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है ना वो सक्रीट हुए हैं, ठीक है, पीएच मेंटेन करनी है। पीएच जो है ना वो अब जब यहाँ से वो जाएगी तो उस मोस्टली जो है ना उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप है हमारे पास, तीसरा स्टेप जो हमारे पास आता है उसमें हमारे पास आ जाता है सेक्रीशन, ठीक है, सेक्रीशन आता है हमारे पास तीसरे स्टेप में।
अब सिक्रीशन का फंक्शन क्या होता है कि ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है ना वो सिक्रीट करता है। मैंने आपको बताया कि तीसरे स्टेप में सिक्रीशन हाइड्रोजन आयंस की ही सिक्रीशन होती है। ये मैंने आपको तीसरा स्टेप डिफाइन किया है जिसमें कि पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयंस की जो है ना वो बात कर लेते हैं। अब आगे जो है ना मैं आपको बताती चलूं कि हम डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो किडनी के अंदर ना हार्मोन्स कितनी टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास हार्मोन आता है उसको हम कहते हैं हमारे पास है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये हमारे पास रिलीज होता है एडर्नल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और ये रिलीज होता है असेंडिंग लिम्ब में और थिक लूप ऑफ हेनले में। अब ये आपको डिफरेंस नहीं क्लियर किया था, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना वो थोड़ा सा थिन होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा थिक होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, यहाँ पे ना सोडियम को रिलीज करता है और वाटर को फर्दर रीएब्सॉर्ब होने से बचाता है। ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे उसको एक हाइपरटोनिक कंडीशंस देंगे तो वाटर अंदर ही रहेगा एज कंपेयर टू के वाटर बाहर जाए। असेंडिंग, आपकी बुक में एक लाइन है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ द वाटर टू गो आउटसाइड। अब यहाँ पे मैं एक लाइन को रीड करती हूँ कि मैकेनिज्म causes the gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to the kidney as it passes down into the descending loop of Henle। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो काउंटर करंट, अभी आपको बताती हूँ कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता क्या है, इसके फंक्शन में आपको भी हाईलाइट करती हूँ। पहले हम हार्मोन्स को डिस्कस कर लें। अब जो सेकंड हार्मोन है, सेकंड हार्मोन जो है वो हमारे पास होता है ADH हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एंटी हमारे पास है जी एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन। ठीक है, इसको एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब हम इनके फंक्शंस काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू पढ़ते हैं कि वो क्या है। मैं आपको बताती चलूं कि जो काउंटर करंट जो हमारे पास प्लायर हमारे पास मैकेनिज्म है, उसकी जो हमारे पास, ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो क्यों होता है। क्या होता है कि समहाउ हमारी बॉडी एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में ना चली जाती है और उस डिहाइड्रेटेड स्टेट में आपको बॉडी वाटर को कंजर्व करना होता है। अब क्या होता है कि काउंटर क्या होता है कि हमारी जो किडनी का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, जो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि कंसंट्रेटेड यूरिन जो प्रोड्यूस होता है ना वो मेड्यूला के पार्ट में होता है, और हमारा जो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जो यूरिन का होता है वो कॉर्टिकल हार्ट में लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है। बॉडी जब हमारी बॉडी के ऊपर एक्सेस वाटर होता है तो हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में क्या होता है कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शन होता है बॉडी का कि वो अपने वाटर को कंजर्व करे, उसको रीअब्सॉर्ब करे, बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने से बचा सके। ठीक है, डिहाइड्रेटेड होने से वो बचा सकता है। और इस वो ये जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है जिससे वो बचाता है, कंजर्व करने के वाटर के प्रोसेस को, वो किसके थ्रू करता है, वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू करता है, जो कि हमारी बॉडी को कंजर्व करता है, जो वाटर को कंजर्व करता है। ठीक है, सॉरी, कंजर्व करता है वाटर को इन द बॉडी, प्रिवेंट करता है ये डिहाइड्रेशन को। ठीक है, अब इसका फंक्शन ये होता है। और सफिशिएंट सप्लाई में वाटर के अंदर क्या होता है कि अब जो हमारा, जो मैंने आपको दो हार्मोन्स बताए थे, जो एडीएच है ना वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है बॉडी के अंदर फ्रॉम द नेफ्रॉन के ट्यूबुलर सिस्टम से। ठीक है, अब जब हमारे पास एक्सेस वाटर होगा
तो ये जो हमारे जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना एडीएच, इसकी रिलीज जो है ना ये कम होगी। जब इसकी रिलीज कम होगी तो हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी एक हाइड्रेटेड स्टेट में, ऑप्टिमल हाइड्रेटेड स्टेट में, जिसकी वजह से हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जब रिडक्शन जो है रीअब्जॉर्प्शन की लार्ज वॉल्यूम डाइल्यूटेड मैमलिन किडनी जो होती है, वो बेसिकली उसका फंक्शन ये होता है कि वो 99.5% जो है ना वो हमारी बॉडी के वाटर को ना कंजर्व करता है। ठीक है, बॉडी के वाटर को जो है ना वो कंजर्व करता है। ठीक है, अब हमारे पास हम चलते हैं कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता कैसे है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होता है ना, कि अब हमने देखा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसे जैसे कॉर्टिकल हार्मोन से जब मेडुलरी पार्ट तक जाता है ना तो वो कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि ट्यूबुलर सिस्टम एक्सटेंसिव हो जाता है, वाटर जो है ना वो रीएब्जॉर्ब, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होकर बॉडी की तरफ जाता है, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, और जिसमें यूरिया का लेवल बहुत ज्यादा यानी कि नाइट्रोजनस पेस्ट का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये किसके थ्रू होता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू। अब ये क्या मैकेनिज्म करता है कि अब जब फिल्ट्रेट हमारी बॉडी हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पास हो रहा होता है, ये हाइड्रोजन आयन तो रिलीज करता ही करता है, लेकिन ये जो है ना वाटर का ग्रेजुअली ऑस्मोटिक आउटफ्लो, यानी कि ये अलाउ करता है वाटर को कि ये रीअब्सॉर्ब होके बॉडी की तरफ जाए। ठीक है, बॉडी की तरफ जाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यही वाटर जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जाता है तो वहां पे हमारे पास एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो कि सोडियम को वहां पे रिलीज कराता है, ताकि वाटर कि जो हाइपरटोनिक कंडीशन है वो मेंटेन रहे, और जो हमारा यूरिन का वॉल्यूम है वो एक स्पेसिफिक मेंटेन रहे। और यहाँ पे वाटर को वो अलाउ नहीं करता कि वो बाहर किडनी में, बाहर आउटसाइड द किडनी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो। जब बॉडी के अंदर, जब हम टेब्यूल के अंदर नाइट्रोजन सोडियम आयन रिलीज कराएंगे, हमारा जो अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन होगी और वाटर वहीं पे स्टे करेगा, वो बॉडी के अंदर बाहर नहीं जाएगा। तो वो उसने एक लाइन लिखी हुई है कि मैकेनिज्म causes gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to the kidney as it passes downward into the descending loop of Henle. Furthermore क्या होता है कि ascending loop of Henle भी allow नहीं करता outflow को filtrate, इसकी बजाय ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम आयन को किडनी इंटेस्टिशियम में, ताकि हाई कंसंट्रेशन रहे और पानी बाहर ना जाए। आप पढ़ते हैं कि हाइपरटोनिक कंडीशन में वाटर जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ आता है, तो जब हम सोडियम आयंस रिलीज कराते हैं तो इट मींस कि हम हाइपरटोनिक कंडीशन दे रहे हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि यही ये जो एडीएच है ना, अब एल्डो एंटीडायरेटिक हार्मोन, अब जब वाटर पहुंचता है कलेक्टिंग टेब्यूल्स तक तो दोबारा रीएब्जॉर्प्शन, जो बहुत सारी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वहां से ये एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। और ये जो मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ कलेक्टिंग टेब्यूल्स, जो कि ये जो आ रही है यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है ना एडीएच, जो मैंने वहां पे लिखा है, ये रिलीज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और यहाँ पे ये हमारी जो है ना वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को और फिर दोबारा से करवाता है। एडीएच पोस्टीरियर से रिलीज होता है, एक्टिवली करता है ट्रांसपोर्ट को वाटर को, कि वो फिल्ट्रेट हो डिस्टिल कन्वोलेटेड टब्यूल से भी और कलेक्टिवली टब्यूल से भी, ठीक है, किडनी की तरफ दोबारा जाए, यानी कि बॉडी के अंदर ये मूव करे, बॉडी के अंदर वो रीअब्सॉर्ब करवाता है। तो इस तरह से, और जो बाकी वॉल्यूम बच जाता है एक स्पेसिफिक अमाउंट को कलेक्टिंग टेब्यूल पेल्विस की तरफ भेज देती हैं। इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन के फंक्शन में
हेल्प करती है। नेफ्रॉन इस तरह से पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स मिल के कुछ फिल्ट्रेशन कराते हैं, कुछ रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, फिर कुछ सेक्रीशंस करते हैं उसकी पीएच को मेंटेन रखने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया हाइड्रोजन आयंस पीएच के लिए होते हैं, सोडियम आयंस जो है उसकी हाइपरटोनिक कंडीशंस को मेंटेन करते हैं कि वाटर के वॉल्यूम, यूरिन के वॉल्यूम को स्पेसिफाई करने के लिए असेंडिंग लूप अलाउ नहीं करता, डिसेंडिंग लूप अलाउ करता है। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। एडीएच जो है वो कलेक्टिंग टेब्यूल और डिस्टिल टेब्यूल में जाके फर्दर वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है, क्योंकि मैमलियन किडनी 99.9% जो है ना हमारा जो वाटर को जो है 99.5% वाटर कंजर्व कराती हैं बॉडी के अंदर। तो दिस इज हाउ मेरा लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है। फर्दर आपको मजीद मैं बताऊंगी कि किडनी ओस्मो रेगुलेशन कैसे करती है। सॉरी, ये तो अभी हम पढ़ रहे थे ओस्मो थर्मो रेगुलेशन के जो है किडनी है ये ओस्मो रेगुलेशन करती है। हमारी जो ये जो इस फंक्शन को ना हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं।